Hello, my dear HSC students. I welcome you all on your own educational YouTube channel English World. तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. एज आई सेड इन माई लास्ट वीडियो दैट आई विल लेट यू नो अबाउट द स्टोरी ऑफ ऑल द लेसन्स इन वन शॉट. सो हेयर आई एम विद द वीडियो. इन टुडेज वीडियो वी विल अंडरस्टैंड स्टोरी ऑफ ऑल द लेसन्स फ्रॉम 1.1 to 1.8 इन वन शॉट. सो बी विथ मी टिल लास्ट. मैं आपको सारे लेसन्स का स्टोरी, समरी और मॉरल बताऊंगी अच्छे से. एन एस्ट्रोलॉजर्स डे आर.के. नारायण की लिखी गई एक ब्यूटिफुल सस्पेंस शॉर्ट स्टोरी है जिसमें एस्ट्रोलॉजर के लाइफ का एक सिंगल डे किस तरीके से उस ऑर्डिनरी एस्ट्रोलॉजर के लिए चेंजेस लाता है, किस तरीके से उसको बहुत बड़े बोझ से हटाता है, किस तरीके से उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें रिवील होती हैं उस एक स्टोरी से, उस एक इंसिडेंट से, उस एक दिन से. वो सब इसमें बताया हुआ है. किस तरीके से एक पर्सन जो एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजर नहीं है बट वो फेक एस्ट्रोलॉजर बन के सिर्फ पैसे कमाने के लिए वो एस्ट्रोलॉजर बना हुआ है और वो काम कर रहा है. किस तरीके से उसने अपना अटायर, अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज किया हुआ है ताकि लोगों को वो मैनिपुलेट कर सके, उनको कन्विंस कर सके. लोगों को कन्विंस करना ही उसका काम था. अब ये इसमें ये बताया गया है कि एक कैरेक्टर है एस्ट्रोलॉजर का जो प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी का, और दूसरा कैरेक्टर है गुरु नायक. तीसरा कैरेक्टर जिसके बारे में बात की गई है वो है एस्ट्रोलॉजर की वाइफ. तो एक एस्ट्रोलॉजर एक अननेम्ड विलेज में, इस स्टोरी का सेटिंग है अननेम्ड विलेज, जहाँ पे एक एस्ट्रोलॉजर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है. बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है वो, बहुत भीड़ भाड़ वाला मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आया जाया करते थे. बहुत छोटी छोटी शॉप्स है वहाँ पे जिन पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग हुआ करती थी. अब एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कोई लाइट नहीं थी. उसके पास जो लाइट आया करती थी वो बाकी के दुकानों से, बाकी के शॉप्स से आया करती थी. वो लाइट भी बाकी के कीपर्स से बोरो करता था. तो अगर वो शॉप्स बंद हो जाते हैं तो उसके पास से लाइट भी चली जाती है, उसे अंधेरे में बैठना पड़ता है. तो इस तरीके से अगर वो शॉप्स बंद हो जाती हैं तो उसे लाइट नहीं मिल पाती है. तो एक बार सारे शॉप्स बंद हो गए थे और उस दिन एस्ट्रोलॉजर भी अपना काम ख़त्म करके निकल रहा था. उसका काम क्या है? लोगों को कन्विंस करना और लोगों को जो सुनना है वो सुनाना, उनको कंफर्ट जोन में लाना. लाइक अगर उसके रास्ते से कोई गुजर रहा है तो वो लोग को पकड़ के बोलता है कि मुझे पता है तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो, या तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, तुम्हें सब गलत समझते हैं, तुम ऐसा करो, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा अच्छा हो और तुम्हारा अच्छा वक्त मुझे दिख भी रहा है, तुम ऐसा करो तुम्हारे लिए अच्छा होगा. तो ऐसे वैसे उपाय बता के उनको भविष्य बता के उनको कन्विंस किया करता था. और लोगों को जो सुनना है, जो उनको कंफर्ट जोन देता था, वो सुना के वो पैसे कमाया करता था. ये उसका बिजनेस था. तो एक बार जब वो ये बिजनेस बंद करके जा रहा था, सारे शॉप्स बंद हो चुके थे, जब वो जा रहा था उस वक्त उसको एक इंसान आता हुआ दिखाई दिया. तो उसने सोचा क्यों ना इसको मेरा आखिरी ग्राहक बनाया जाए, आखिरी कस्टमर बना दूं मैं. तो वैसे जैसे ही वो इंसान आता है आगे, तो एस्ट्रोलॉजर क्या करता है? एस्ट्रोलॉजर उसके पास जाता है और उससे बात करता है और बात करने की कोशिश करता है कि मुझे लगता है तुम मुसीबत में हो. वही जो स्टेटमेंट्स वो पहुंचाता है, बोलता है लोगों को, वही स्टेटमेंट वो गुरु नायक को भी बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुम मुसीबत में हो, मैं समझता हूँ तुम्हारी मुसीबत, आ जाओ मैं तुम्हें बता सकता हूँ उपाय ताकि तुम्हारी मुसीबतें कम हो पाए, मुझे पता है कि तुम कौन सी मुसीबत में हो, वगैरह वगैरह. तो एस्ट्रोलॉजर को जब ये सारी बातें बोलता है तो गुरु नायक पहले उस पर ध्यान नहीं देता और वो उससे कन्विंस नहीं होता इजीली, और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, मुझे तुमसे कुछ सुनना नहीं है. ऐसा गुरु नायक एस्ट्रोलॉजर को बोलता है. बट एस्ट्रोलॉजर उसे छोड़ता नहीं है, जैसे तैसे वो उसे कन्विंस करता है और गुरु नायक उसे शर्त लगाता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने मुझे सही सही जवाब दिए तो मैं तुम्हें तुम जो शर्त के पैसे लगे थे वो मैं तुम्हें दे दूंगा. तो ऐसा वो लोग शर्त लगाते हैं. तो गुरु नायक और एस्ट्रोलॉजर दोनों बैठ जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला कि अंधेरा था, सारे शॉप्स बंद हो चुके थे, तो एस्ट्रोलॉजर ने गुरु नायक का चेहरा नहीं देखा था. बट वहाँ से अचानक से एक गाड़ी गुजरती है जिसके वजह से उस गाड़ी की लाइट गुरु नायक के फेस पे पड़ती है, जिसमें से उसे गुरु नायक का फेस दिख जाता है. तो जैसे ही वो गुरु नायक का फेस दिखता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैर्ड, बहुत ज़्यादा डर जाता है, पसीना छूटने लगता है उसका, और वो सब वाइंड अप करने की कोशिश करता है. वो गुरु नायक से कहता है कि छोड़ो, मुझे नहीं करना है कुछ भी, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मेरा टाइम हो चुका है. ऐसा वो गुरु नायक को बोलता है. बट गुरु नायक उसे नहीं छोड़ता और कहता है कि नहीं, अब शर्त लगी है ना तो तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे.
तब वो इस सिचुएशन को बहुत स्मार्टली डील करता है। एस्ट्रोलॉजर इस सिचुएशन को बहुत ही स्मार्टली डील करता है। किस तरीके से एस्ट्रोलॉजर इस सिचुएशन को डील करता है, देखिए एस्ट्रोलॉजर गुरु नायक से कहता है तुम्हारा नाम गुरु नायक है। अब तक गुरु नायक ने अपना नाम बताया नहीं है एस्ट्रोलॉजर को, फिर भी एस्ट्रोलॉजर उसे बताता है कि तुम्हारा नाम गुरु नायक है। मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हो जिस इंसान ने तुम्हें मरता हुआ छोड़ दिया था, तुम्हारा एक इंसान के साथ झगड़ा हुआ था और उस इंसान ने तुम्हें मरता हुआ छोड़ दिया था, और तब अब तुम उस इंसान को ढूंढ रहे हो। तो गुरु नायक थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि मैंने तो इसे नाम भी नहीं बताया, इसको मेरा नाम भी पता है, इसको मेरे बारे में पास्ट का भी पता है, इसको सब पता है। तो उससे वो इम्प्रेस हो जाता है और पूछता है बताओ मुझे वो इंसान कब मिलेगा। तो उससे एस्ट्रोलॉजर बोलता है, गुरु नायक को एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि तुम्हें वो इंसान नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ही महीनों पहले उस इंसान की एक ट्रक के नीचे आके डेथ हो चुकी है, बहुत बुरी तरीके से उसकी मौत हुई है, तो तुम्हें वो इंसान नहीं मिलेगा। तो एस्ट्रोलॉजर जो गुरु नायक है उसे थोड़ा सा दुख होता है, बट बाद में गुरु नायक सोचता है कि अच्छा ये है, उसने मेरे साथ गलत किया तो उसके इस तरीके से मौत हुई, कोई बात नहीं अगर वो मुझे नहीं मिला तो वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। और एस्ट्रोलॉजर उसको बोलता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो वो उसे पैसे दे देता है, गुरु नायक उसे कुछ पैसे देता है एस्ट्रोलॉजर को, और एस्ट्रोलॉजर वो पैसे लेके घर चला जाता है। जैसे एस्ट्रोलॉजर घर जाता है, अपनी वाइफ से मिलता है, अपनी वाइफ खाना वाना खा के जब वो सोने जाते हैं बेड पे, तो वो अपनी वाइफ से बात करते हुए उसे बताता है कि आज मेरे सर पर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया। और वो बोझ क्या था कि वो जो पर्सन था जिसकी गुरु नायक से झगड़ा हुआ था पास्ट में, वो पर्सन एस्ट्रोलॉजर ही था। तो उसका झगड़ा हुआ था गुरु नायक से, उसने मरते हुए छोड़ा था, जिसके वजह से गुरु नायक उसके पीछे था। उसको ऐसा लगा था कि मैं मर्डरर हूँ, मैंने गुरु नायक को मार डाला है। तो इसीलिए वो अपना सब घर बार छोड़ के एक दूसरी लाइफ जीने लगा, जहाँ पे वो आके एस्ट्रोलॉजर बन गया एक अननोन जगह पे, ताकि वो उस मर्डर के इल्ज़ाम से बच पाए। बट आज उसको पता चला कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया है लाइफ में, तो वो एक रिलैक्स मोड में था। बट उसको एक और चिंता सता रही थी, वो ये थी कि जब उसने पैसे गिने थे तब उसे पता चला कि एस्ट्रोलॉजर को गुरु नायक ने शर्त के मुताबिक पैसे नहीं दिए, कम पैसे दिए। तो वही उसके माइंड में चल रहा था। मतलब एक ऐसा इंसान, राइटर ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसकी जान बच गई, अगर गुरु नायक पहचान लेता एस्ट्रोलॉजर को तो एस्ट्रोलॉजर को मार देता, वो एस्ट्रोलॉजर को बचने नहीं देता। तो एस्ट्रोलॉजर जो था वो ये सोचने के बजाय कि मेरी जान बच गई, ये सोचने के बजाय उसको उस पैसे कम मिले उसके ऊपर दुख हो रहा था। तो कितना ग्रीडी है एक इंसान कि थैंकफुल होने की जगह पे उसके साथ जो सही हुआ वो उसके लिए थैंकफुल होने की जगह वो जो नहीं हुआ, जो उसको कम मिला, जो उसको मिलना चाहिए तो वो नहीं मिला, उसके ऊपर वो दुख करता है। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है कि कोई इंसान फ्यूचर करेक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ऑल्दो एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम करता था कि मैं फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, बट वो अपना ही फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। द एस्ट्रोलॉजर वॉज सो कॉन्फिडेंट दैट ही यूज्ड टू क्लेम अबाउट प्रिडिक्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, स्टिल ही वॉज नॉट एबल टू प्रिडिक्ट द अपकमिंग इवेंट फॉर हिमसेल्फ। तो मेन थीम क्या है स्टोरी का? इस स्टोरी का मेन थीम है गिल्ट, फियर और आइडेंटिटी। किस तरीके से उसका वो जो गिल्ट है वो ख़त्म होता है, किस तरीके से वो डर की सिचुएशन को प्रॉपरली हैंडल करता है, और किस तरीके से उसका आइडेंटिटी चेंज होता है। ये 3 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं, ये 3 इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं इस स्टोरी के। और इस स्टोरी से जो हमें लेसन मिलता है वो ये है कि हमें एक वर्ल्ड में कैसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से हमें बिहेव करना चाहिए। और कोई ऐसा नहीं होता है इंसान जो फ्यूचर देख के बता पाए, चाहे इंसान कितनी भी पढ़ाई कर ले, कितनी भी क्वालिटीज़ हो, बट वो फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, वो फ्यूचर नहीं क्लेम कर सकता, क्योंकि उसको खुद के फ्यूचर के बारे में पता नहीं होता है, वो दूसरों का फ्यूचर क्या क्लेम करेगा। तो ये था मॉरल थीम एस्ट्रोलॉजर्स डे का। 1.2 ऑन सेइंग प्लीज़। ऑन सेइंग प्लीज़ को A.G. गार्डनर, अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डनर ने लिखा हुआ है। इस लेसन में उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज दिया है। कुछ स्मॉल स्टोरीज़ के द्वारा उन्होंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज हम सबको दिया है, जो हम इस स्टोरी के बाद समझेंगे। ये स्टोरी शुरू होती है एक लिफ्ट मैन से। एक लिफ्ट मैन जो लिफ्ट ऑपरेट करने का काम करता है एक ऑफिस में, और उस लिफ्ट में एक पैसेंजर एंटर होता है जो लिफ्ट मैन से डिमांड करता है कि उसे टॉप फ्लोर पे जाना है। जैसे ही पैसेंजर डिमांड करता है, थोड़ा एरोगेंटली वो बोलता है कि उसे टॉप फ्लोर पे जाना है, जो
लिफ्ट मैन से बर्दाश्त नहीं होता है। लिफ्ट मैन पैसेंजर को ये बोलता है कि तुम प्लीज़ बोलो, मुझे अच्छे से बोलो प्लीज़ कि मुझे टॉप फ्लोर पे लेके जाओ, तो ही मैं तुम्हें टॉप फ्लोर पे लेके जाऊंगा। तो पैसेंजर क्या करता है, पैसेंजर उसकी बात नहीं मानता है और वो प्लीज़ नहीं बोलता है, और सारा प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहीं से, एक छोटे से प्लीज़ से। तो पैसेंजर प्लीज़ नहीं बोलता है, इसीलिए लिफ्टमैन को गुस्सा आता है और वो पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लिफ्टमैन के ऊपर फ़ाइन चार्ज होता है क्योंकि पैसेंजर उसकी कंप्लेन करता है। हमारे कंट्री में एक लॉ है जो सबको फॉलो करना होता है। हम ऐसे ही किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठा सकते। अगर हम इतनी छोटी छोटी बात पे किसी के ऊपर भी हाथ उठाने लगे तो पूरे कंट्री से, पूरे वर्ल्ड से पीस नाम की चीज़ ही चली जाएगी, पीस ही नहीं रहेगा। लॉ हमें ये नहीं बोलता कि तुम किसी से अच्छे से बात करो, पोलाइटली बात करो, किसी से गुस्से से बात मत करो, पर लॉ हमें ये बोलता है कि तुम किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। राइटर हमसे कहते हैं कि लाइफ में दो तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक फिजिकल और एक इंटरनल, एक मेंटल प्रॉब्लम होती है। फिजिकल प्रॉब्लम वो है कि अगर आप किसी को मारो, चोट पहुंचाओ फिजिकली, तो एक वो प्रॉब्लम होती है, एक वो उस तरीके का हर्ट होता है, और दूसरा ये होता है कि आप किसी से गुस्से से बात करो और किसी का दिल दुखाओ। तो ये दो तरीके की प्रॉब्लम है। अगर आप किसी को चोट भी पहुँचाओगे, झापड़ भी मारोगे, तो वो 4 दिन में ठीक हो जाएगा, बट अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो उस दिल को दुखाने के बाद उसको ठीक होने में काफ़ी लंबा समय लगता है, लाइफ टाइम भी लग जाता है। तो दोनों तरीके की प्रॉब्लम्स ही कंसर्न वाली है। तो राइटर क्या कहते हैं, यहाँ पे लिफ्ट मैन को थोड़ा सा इग्नोर कर लेना चाहिए और एक सिविल बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहिए, और पैसेंजर को भी प्यार से बात करनी चाहिए थी, तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होता। सॉरी और प्लीज़ ये दोनों बहुत ही छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर हम अपने लाइफ में सॉरी और प्लीज़ जैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं तो लाइफ के आधे से ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे। वर्ड्सवर्थ का एग्जाम्पल देते हुए राइटर कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ इंग्लिश लिटरेचर के, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ही फेमस राइटर है। वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी थी लीच गैदरर के ऊपर, तो जहाँ पे उन्होंने ये बताया कि उन्होंने पुअर लीच गैदरर से बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो राइटर कहते हैं कि अगर वर्ड्सवर्थ पुअर लीच गैदरर से इतना कुछ सीख सकते हैं, इतने बड़े राइटर होके इतने छोटे कीड़े से कुछ वो सीख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते, हम और आप क्यों नहीं सीख सकते। वो एक और एग्जाम्पल बस का देते हुए कहते हैं कि एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे बस में। अगर आप सोचो, अगर आप बस में ट्रैवल करते हो या ऑटो में ट्रैवल करते हो, अगर ड्राइवर बहुत अच्छा है तो आपका पूरा सफ़र अच्छा निकलता है, पर अगर वही ड्राइवर किटकिट कर रहा है, बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, अननेसेसरीली गुस्से में बात कर रहा है, तो आपका शायद दिन की शुरुआत ही ख़राब होती है, पूरा दिन खराब जाता है। तो राइटर ये बोलते हैं कि वो एक बार बस में ट्रैवल करते हैं और उसका कंडक्टर बहुत ही अच्छा है। यूजुअली कंडक्टर की इमेजेस हमारे माइंड में कैसे कि वो हमेशा अकड़ के बात करते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो बट वहाँ पे जो उन्हें राइटर को मिलता है कंडक्टर, वो बहुत ही पोलाइटली बात करता है उनसे। अब आप इमेजिन करो, अगर आप घर से निकले हो, आप ट्रैवल कर रहे हो ऑटो में या बस में, और आपको पता चलता है कि आप पर्स घर पे भूल गए, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप कंडक्टर को या ड्राइवर को बोलने में 10 बार हिचकिचाओगे, क्योंकि आपको पता है कि वो ऑब्वियसली आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा, वो समझेगा कि आप शायद जानबूझ के उन्हें परेशान कर रहे हो एंड ऑल। तो यहाँ पे भी राइटर को ऐसा लगा कि वो अपना पर्स घर भूल आए हैं, तो वो कंडक्टर से बोलते हैं कि वो अपने पास पर्स नहीं लाए हैं, वो पर्स भूल गए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कंडक्टर उनसे रूडली बात करेगा, बट कंडक्टर ने वैसा नहीं किया और उन्हें बोला कि ठीक है आप नेक्स्ट टाइम दे देना। उन्हें ऐसा एक्सपेक्टेड था कि कंडक्टर उन्हें अभी ही बस से उतार देगा और उनसे डांटेगा, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने राइटर को बोला कि आप नेक्स्ट टाइम दे देना। कुछ टाइम बाद राइटर चेक करते हैं तो उन्हें पर्स मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं और वो पैसे कंडक्टर को दे देता है, बट कंडक्टर का जो इमेज है वो राइटर के नज़र में बहुत ऊपर उठ जाता है, बिकॉज उस टाइम पे कंडक्टर ने बहुत पोलाइटली बिहेव किया था। इस टाइम जब राइटर उसी बस में ट्रैवल करते हैं तो कंडक्टर का पैर राइटर के ऊपर पड़ता है, जिसके वजह से राइटर को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। उसी कंडक्टर ने राइटर के साथ बहुत अच्छे से बिहेव किया था जब लास्ट टाइम राइटर प्रॉब्लम में थे, तब कंडक्टर ने बहुत अच्छे से बिहेव किया था और उस कंडक्टर की इमेज राइटर के नज़रों में बहुत अच्छी थी। इसीलिए राइटर को दर्द तो हुआ, बट उन्होंने वो दर्द सहन किया और गुस्से से बात नहीं की, पोलाइटली बात की, और जब कंडक्टर ने सॉरी बोला तो उन्होंने वो सॉरी एक्सेप्ट करके इट्स ओके बोल के वहीं पे बात ख़त्म की। अगर लास्ट मीटिंग में कंडक्टर
राइटर से अच्छे से बात नहीं करता तो ये मीटिंग में राइटर भी शायद उनकी सॉरी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। तो एक सॉरी और प्लीज़ के वजह से, पोलाइट बिहेवियर के वजह से कितनी सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स, कितनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती है, कितने सारे कॉम्प्लिकेशन सॉल्व हो सकते हैं। तो राइटर एट द एंड ये बोलते हैं कि अगर मुझे सजेशन देना होता लिफ्टमैन को तो मैं ये सजेशन देता कि उसे ये बिहेवियर थोड़ा सा इग्नोर करके अच्छे से बिहेव करना चाहिए था। अगर वो अच्छे से बिहेव करता तो उसकी सच में जीत होती। बाहर से ऐसा लगता कि वो हार गया है, बट सच में उसकी जीत होती। जैसे अगर हम लड़ाई करते हैं और उसमें मेरी गलती है, अगर हम लड़ाई कर रहे हैं और मेरी गलती है, फिर भी आप मुझसे अच्छे से बात कर रहे हो, तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे रियलाइज़ होगा कि मैं गलत हूँ और आपकी सच में जीत होगी। अंदरूनी तौर से आपकी जीत होगी अगर आप पोलाइट हो तो। हम लड़के सिर्फ बाहर से जीत सकते, अंदर से हम हारते ही हैं। सच में उस लिफ्टमैन को जीतना होता तो वो पोलाइट बिहेव करके जीत सकता था। तो राइटर यहाँ पे हमें सजेस्ट करते हैं पोलाइट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन दिस लेसन ही अबाउट द नेसेसिटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग पोलाइट। वो अपना ऐसे ही इस तरीके से स्टार्ट करते हैं, ये बताते हुए कि प्लीज़ बोलने से, सॉरी बोलने से कितनी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। हमें इस सोसाइटी में रहते हुए एक सिविल मैन होने के नाते सिविल बिहेवियर रखना चाहिए। पोलाइट रहेंगे तो हमारी लाइफ भी सिंपल रहेगी, ऐसा राइटर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं और हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान से हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो इसी तरीके से वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मॉरल हमें देते हैं। नेक्स्ट लेसन 1.3 कॉप एंड द एंथम। ये स्टोरी ओ हेनरी ने लिखी हुई है। ये लेसन हमें ओ हेनरी ने दिया हुआ है। अब इस लेसन में एक सोपी नाम का लड़का है जो होमलेस बताया गया है स्टोरी में, और हमें इस लेसन में ये बताया गया है कि किस तरीके से वो बहुत सारे अटेम्प्ट्स देता है जेल में जाने के लिए। अब क्यों उसे जेल में जाना है? सर्दियों का मौसम आ रहा है और वो होमलेस है। अब वो सर्दियों के टाइम पे रोड पे नहीं रहना चाहता है, इसीलिए वो ये कोशिश करता है कि उसे जेल हो जाए और जेल में जाके वो टाइम स्पेंड करे, जहाँ पे उसे छत भी मिलेगी रहने के लिए और खाने के लिए खाना भी मिलेगा। ओके, तो वो क्या अटेम्प्ट्स करता है? सबसे पहले ही वो सोचता है कि वो किसी रेस्टोरेंट में जाएगा, किसी अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में खाना खा के वो बाद में ये बोलेगा कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसे जेल हो जाएगी। बट वो जब अटेम्प्ट करने जाता है, फर्स्ट अटेम्प्ट करने जाता है, और वो जब जेल जाता है रेस्टोरेंट में, जैसे वो एंटर होने वाला होता है तो वहाँ पे उस रेस्टोरेंट का जो हेड वेटर है वो उसे रोक देता है और वो उसे अंदर नहीं जाने देता है, उसके फटे पुराने कपड़े देख के। तो वो उसका वो अटेम्प्ट फेल हो जाता है। वो दूसरा रेस्टोरेंट देखता है। जब वो रेस्टोरेंट में एंटर कर लेता है, उस दूसरे रेस्टोरेंट में वो खाना वाना खा लेता है। खाने के बाद जब वो वेटर को बोलता है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वेटर को ऐसा लगता है कि उसके पास उसके साथ टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो वेटर पुलिस को नहीं बुलाता है सोपी के बोलने के बावजूद भी। इस तरीके से उसका फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो जाता है और वो दुखी हो जाता है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है, उसे एक बहुत बड़ी शॉप दिखती है। वो क्या करता है, उस शॉप के विंडो को तोड़ देता है। वो विंडो को तोड़ के पत्थर से वहीं खड़ा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि सब भागते हुए आएंगे अभी और पुलिस उसे पकड़ के लेके जाएगी। तो सब भागते हुए आते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ है। पुलिस भी आ जाती है और वो पुलिस से कहता है कि उसने उस शॉप को तोड़ा हुआ है। बट पुलिस उसकी बात नहीं मानती है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई शॉप को तोड़ेगा या कोई कुछ नुकसान करेगा, कोई गलती करेगा, तो वो खुद को बचाने के लिए भागेगा। तो पुलिस भी वही समझती है और सोपी को पकड़ के नहीं लेके जाती है। वो सोपी को नहीं पकड़ के लेके जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है किसी और ने किया होगा और सोपी अपने ऊपर नाम ले रहा है, तो वो सोपी ऐसे ही बोल रहा है, तो वो सोपी को छोड़ देते हैं। इस तरीके से उनका दूसरा अटेम्प्ट भी उसका फेल हो जाता है। अब वो तीसरा अटेम्प्ट करता है, वो आगे बढ़ता है और एक बार एक पुलिस ऑफिसर सिनेमा हॉल के नीचे खड़ा है और सोपी क्या करता है, एक्टिंग करता है कि उसने बहुत ज़्यादा दारू पी हुई है और वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। बट पुलिस ऑफिसर्स को इन्फॉर्मेशन पहले ही मिली होती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स निकलने वाले हैं। तो उसे लगता है कि वो भी एक कॉलेज का स्टूडेंट ही है और वो उसे छोड़ देता है। अब सोपी का ये अटेम्प्ट भी फेल हो जाता है, तो सोपी और ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब
अब ये अटेम्प्ट फेल होने के बाद सोपी आगे चलता हुआ रहता है। वहाँ पे एक इंसान, बुजुर्ग इंसान न्यूज़पेपर खरीद रहा होता है, तो उस इंसान के हाथ से वो छतरी लेके भागने लगता है। जैसे ही वो छतरी लेके उस इंसान से भागने लगता है तो वो इंसान उसके पीछे पड़ जाता है। तो वो बोलता है मैं आपकी छतरी नहीं दूंगा, जाओ वहाँ पे पुलिस खड़ी है उसको बुला के लाओ, फिर मैं आपकी छतरी दूंगा। तो वो इंसान पुलिस को नहीं बुलाता है, क्योंकि वो उसकी खुद की भी छतरी नहीं है, वो चोरी की हुई है। तो एक चोर पुलिस वाले को कैसे बुलाने जाएगा? तो वो उस सोपी को छोड़ देता है छतरी के साथ। तो सोपी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो छतरी वहीं रख के वहाँ से निकल जाता है। दुखी होके चलते चलते उसे लगता है अब मुझे सारी सर्दियों में यहीं रहना पड़ेगा, कोल्ड एटमॉस्फेयर में मुझे सड़कों पे ही रहना पड़ेगा। चलते चलते वो एक पार्क में रुक जाता है। तो जिस पार्क में वो रुकता है उस पार्क में वो बचपन से खेला हुआ है, बचपन से उसने उस पार्क में अपना टाइम स्पेंड किया है। तो वो उस पार्क में एक बेंच पे बैठ जाता है। उस बेंच के अपोजिट ही चर्च है, जहाँ से उसे बहुत ही अच्छा एंथम सुनने को मिलता है, बहुत ही अच्छा प्रेयर, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने को मिलता है, जिससे वो मोटिवेट हो जाता है और वो खुद को ये बोलने लगता है कि मैं अपनी लाइफ इस तरीके से क्यों स्पेंड कर रहा हूँ। उसे एक मोटिवेशन मिलता है कि मैं अभी भी यंग हूँ, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ लाइफ में, तो मैं कल से मेहनत करूँगा और अब मैं जेल नहीं जाऊँगा। इतना ही वो सोचता रहता है, मोटिवेटेड फील कर रहा होता है। तो उसके शोल्डर पे किसी का हाथ आता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो हाथ पुलिस ऑफिसर का है, जो उससे बात करता है कि वो यहाँ क्यों है, यहाँ पे अलाउड नहीं है खड़े रहना बैठना। तो उसे जब सोपी मोटिवेटेड है, वो आर्ग्यू करता है उस पुलिस ऑफिसर से। उस आर्ग्यूमेंट में वो पुलिस ऑफिसर उसको लेके जाता है और नेक्स्ट डे ऐसा अनाउंस होता है जज के तरफ से कि सोपी को 3 मंथ्स की जेल होगी। जब वो चाहता है कि उसे जेल हो तब उसे जेल नहीं होती है, बट जब वो अब कोशिश कर रहा है कि उसे जेल ना हो, वो कुछ अच्छा करेगा, तो उसे जेल हो जाती है। हेल्प से हम एक ये चीज़ सीख सकते हैं कि ऑल्दो हम हमारे लाइफ में बहुत कुछ रॉन्ग करते हैं, बट कुछ टाइम ऐसे आते हैं जब हमें रियलाइज़ होता है कि हम जो कर रहे हैं रॉन्ग है, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ करना सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, और एफ़र्ट्स देना, अच्छा करने की एफ़र्ट्स देना सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारे जो होप्स हैं, जो प्लान्स हैं हमारे फ्यूचर के लिए, वो हमें भी नहीं पता होता है कि किस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न लेंगे। तो इसलिए लाइफ में हमेशा अच्छे काम करते रहो, मेहनत करते रहो, आपको रिटर्न एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट लेसन है हमारा 1.4 बिग डेटा बिग इंसाइट्स। अब बिग डेटा बिग इंसाइट्स में बिग डेटा क्या है? सपोज़ आप मिंत्रा पे कोई शू देख रहे हो, कोई सैंडल्स को सर्च कर रहे हो, आपको सैंडल परचेज़ करनी है। अब अगर थोड़ी देर बाद अगर आप अपना यूट्यूब ऑन करोगे, आप फेसबुक स्क्रॉल करोगे, तो आपको फेसबुक स्क्रॉल करते वक्त उसी सैंडल्स की एडवर्टाइजमेंट्स आएंगी। यूट्यूब पे आपको अलग अलग सैंडल्स की एडवर्टाइजमेंट आएंगी। अब आपने जो सर्चिंग किया, जो सर्फिंग किया, आपने जो सर्फिंग किया मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे, वो डेटा कंपनीज़ के पास सेव हो गई। ऐसे ही इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितनी बार सर्फिंग करते हैं, जो भी ऑनलाइन एक्टिविटी करते हैं, उनकी सारी डेटा सेव हो जाती है। तो वो बहुत बड़ी डेटा होती है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। इस तरीके से ये बिग डेटा कंपनीज़ को काम आती है अपना बिजनेस चलाने में, अलग अलग चीज़ें करने में, बहुत सारे प्रेडिक्शंस करने में। तो ये बिग डेटा बड़े बड़े इंसाइट्स देती है, बहुत यूज़फुल होती है। तो इसमें बिग डेटा के यूसेज दिए हुए हैं। तो पॉइंटर्स में ये लेसन दिया हुआ है जिसमें हमें बिग डेटा के अलग अलग यूसेज पता चलेंगे। सबसे पहला यूसेज जो दिया हुआ है बिग डेटा का, वो है लोकेशन ट्रैकिंग। किस तरीके से लोकेशन ट्रैक करने में बिग डेटा हमें हेल्प करता है। तो लोकेशन ट्रैकिंग में बिग डेटा कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले बिग डेटा जो है, अगर सपोज़ आपने कोई चीज़ को ऑनलाइन मंगवाया है, आपने कोई ऑनलाइन चीज़ खरीदी है, तो वो चीज़ कहाँ तक पहुँची है ये आप लोकेट कर सकते हो। अगर आपको आपकी जगह से कोई ऐसे डेस्टिनेशन पे जाना है जहाँ पे आप कभी नहीं गए हो, तो आप क्या करोगे? गूगल मैप पे वो लोकेशन ट्रैक करते हो। कोई इंसान अगर कहाँ है, आप उसका लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके से ये डेटा जो सेव रहती है हर एक लोकेशन की, वो आपको ट्रैक करने में हेल्प करती है। बिग डेटा लोकेशन ट्रैकिंग में इस तरीके से हमें हेल्प करती है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स। किस तरीके से बिग डेटा हमें वेदर पैटर्न समझने में हेल्प करती है। जो सेंसर्स हैं उनमें बहुत डेटा सेव रहती है, मतलब आज से 10 साल पहले क्या एटमॉस्फेयर था, कौन से सिटी में, ये आपको पता चलेगा। तो जिसकी वजह से आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस कर सकते हो। जैसे प्रिडिक्शंस होते हैं ना कि कल बारिश बहुत होने वाली है, तूफान आने वाला है, तो जैसे हम नेचुरल डिज़ास्टर्स से, नेचुरल कैलामिटीज़ से प्रिपेयर हो पाए, नेचुरल कैलामिटीज़ के लिए प्रिपेयर हो पाए। तो इस तरीके से ये जो डेटा सेव की जाती है, बहुत बड़ी डेटा, वो हमें वेदर पैटर्न समझने में हेल्प करती है। बिग डेटा इज़ ऑल्सो यूजफुल इन हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज़। हाउ? अब आपने देखा होगा कि स्मार्ट वॉचेस बन गए हैं। स्मार्ट वॉचेस आपके स्ट्रेस मैनेज करते हैं, आपका स्ट्रेस रिकॉर्ड करते हैं, आपकी बीपी रिकॉर्ड करते हैं, बीपी चेक करते हैं, स्ट्रेस लेवल देखते हैं, आपने कितने कैलोरीज बर्न किए वो देखते हैं। स्मार्टफोन में भी बहुत सारे ऐप्स आए हैं जो आपके हेल्थ को मैनेज करते हैं, आपको कितना पानी पीना चाहिए, कितना खाना खाना चाहिए, ये सब बताते हैं। तो आजकल हर एक के घर में ये सारी चीज़ें हैं। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बिग डेटा बहुत हेल्प करती है। तो ये जो डेटा स्टोर किया जाता है स्मार्ट वॉचेस में, स्मार्टफोन्स में, जिसकी वजह से वो काम करती हैं। तो बिग डेटा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी बहुत काम कर आती है। बैंकिंग, फिनेंस एंड ट्रेडिंग, बैंकिंग और फाइनेंस में, जैसे अगर आपके कोई गोल्स हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स, तो अकॉर्डिंगली आप इन्वेस्टमेंट करोगे। जैसे अगर आपको 1 साल बाद कहीं पे आउट ऑफ इंडिया घूमने जाना है, तो ये आपका शॉर्ट टर्म गोल है, तो आप 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे। तो बैंक वो सर्च करती है कि लोगों का गोल क्या है, क्या इन्वेस्टमेंट करना है उनको, शॉर्ट टर्म करना है, लॉन्ग टर्म करना है, कैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो जैसा आप सर्फिंग करते हो, लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस में इंटरेस्टेड है, उसी तरीके से बैंक्स नए नए स्कीम्स लाती है डेटा को रेफर करके। और स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में तो डेटा बहुत काम आता है, ये आपको पता है। वही डेटा, उसी से पता चलता है किसने कितने शेयर्स लिए हैं, कल क्या मार्केट का स्टेटस होने वाला है, ये सब रिकॉर्डेड डेटा, स्टोर्ड डेटा से पता चलता है। नेक्स्ट, एडवर्टाइजिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप मिंत्रा पे कोई फ़ोन सर्फ करोगे तो आपको उसी फ़ोन के एडवर्टाइजमेंट अलग अलग एप्लीकेशंस पे होंगे। तो एडवर्टाइजमेंट देने के लिए कंपनीज़ को डेटा रेफ़र करनी पड़ती है, स्टोर्ड डेटा को रेफ़र करना पड़ता है, तो ही वो सही इंसान को सही एडवर्टाइजमेंट सही टाइम पे दे पाएंगे। नेक्स्ट यूज़ है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। एंटरटेनमेंट एंड मीडिया की दुनिया में भी बिग डेटा बहुत हेल्प करता है कि लोग किस में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, उसी तरीके की मूवीज़, उसी तरीके की डेली सोप्स लाया करते हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स किस कोर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं, अकॉर्डिंगली नए कोर्सेज, नए सिलेबस, नए स्टडी मटेरियल्स बनाए जाते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। इस तरीके से बिग डेटा अलग अलग लेवल पे हेल्प करता है, बिग इंसाइट्स देता है। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेसन से स्टार्ट करते हैं। 1.5 न्यू ड्रेस, ये लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के ऊपर पूरा बेस्ड है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मतलब अगर हम अपने माइंड में बहुत कुछ सोचने लगते हैं, मतलब एक इमेजिनरी वर्ल्ड बनाते हैं जो वह सच में है नहीं, बट हम वो सोचने लगते हैं और बिलीव करने लगते हैं, उसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बोला जाता है। ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मैं मेरे वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। इसमें जो कैरेक्टर है मेबल वॉरिंग, अब ये जो कैरेक्टर है मेबल वॉरिंग, उसे एक पार्टी में इनविटेशन मिला है और वो इनविटेशन एक हाई क्लास सोसाइटी की लेडी ने, डेलोवे ने दिया हुआ है। तो मेबल सोचती है कि मैं अच्छी ड्रेस पहन के जाऊँगी, जिसके लिए वो बहुत एक्साइटेड है। पहले अलग अलग बुक्स देखती है, अलग अलग कपड़े देखती है और वो डिज़ाइन करवाती है स्पेशली एक ड्रेस। और वो ड्रेस डिज़ाइन करवाने के बाद जब वो पार्टी में वो ड्रेस पहन के जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं, मैं इतना एफोर्ड नहीं कर पाई, मैंने बहुत अच्छा ड्रेस नहीं पहना है, मेरी ड्रेस बहुत ख़राब है। तो जैसे ही वो एंटर करती है पार्टी में, तो वहाँ पे जो लेडी है वो उसे रेस्ट रूम की तरफ जाने के लिए इशारा करती है। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में यूजुअली अगर कोई आता है, कोई भी आता है, तो वो पार्टी में जाने से पहले रेस्ट रूम में खुद का मेकअप वगैरह करके फिनिशिंग देता है। तो वो करने के लिए मेबल को वो इशारा दे रही थी, बट मेबल को ऐसा लगा शायद मेरी शक्ल ठीक नहीं है, कपड़े ठीक नहीं है, इसीलिए वो मुझे रेस्ट रूम की तरफ आईना दिखा रही है। अब मेबल को पार्टी में जाके ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ी फूल हूँ, मैंने बिल्कुल भी अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं, मैं बहुत बेकार दिख रही हूँ, मुझे सब मेरे ऊपर, अगर कोई उससे स्माइल करता था तो उसे लगता था कि मैं हंस रही हूँ,
हूँ, एक्चुअली जब रीडर्स पढ़ते हैं इस स्टोरी को, इस चैप्टर को, तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेबल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वो कुछ ज़्यादा सोचती है और वो सोच में ऐसा लगता है कि वो सच में हो रहा है उसके साथ। तो मेबल एक लड़के को देखती है, रोज़ शॉ, जो बहुत सुंदर दिखती है, जो इसे कॉम्प्लीमेंट करती है, बट इसे ऐसा लगता है कि वो उसे सिर्फ मज़ा ले रही है, जबकि वो अच्छी नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे मेबल एक लड़के से मिलती है पार्टी में और उस लड़के को वो बोलती है कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। तो वो लड़का उसे बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। इतना सा कॉन्वर्जेसन उनमें होता है। वो उस कॉन्वर्जेसन के बारे में बहुत देर तक बहुत सोचती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो लड़का क्या सोचेगा मेरे बारे में, मैंने उसे क्यों बोला कि मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ ना। उसको लगेगा कि मैं उसके मुंह से तारीफ़ सुनना चाहती हूँ, सुनवाना चाहती हूँ, मैं उसे फंसाना चाहती हूँ, मैं बहुत बुरी बन गई उसके नज़रों में, वो मेरे लिए क्या सोचेगा। अगर पार्टी में कोई उसकी तारीफ़ करे तो भी उसे लगता था कि वो उसे टॉन्ट मार रहा है। पार्टी में कोई उसके साथ स्माइल करे तो उसको ऐसा लगता था वो उसके ऊपर हंस रहा है। उसको ऐसा लगता है कि यहाँ पे सब जो लोग खड़े हैं वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। इस तरीके से उसका माइंड सेट हुआ था, ये सोच रही थी और वो वही सोची जा रही थी। अब वो सोचते सोचते उसके माइंड में उसको अचानक से एक अच्छी बातें याद आती है, मतलब उसकी लाइफ में जो उसने अच्छा टाइम स्पेंड किया हुआ है वो उसे याद आता है। और वो ऐसा सोचती है कि अब वो खुद को चेंज करेगी, खुद की पर्सनालिटी को चेंज करेगी, अच्छे बुक्स रीड करेगी और अच्छा जितना टाइम है उसके पास वो अच्छे से बिताएगी उन अच्छी यादों के साथ और अच्छी यादें रिक्रिएट करेगी। अब वो अपने शादी के टाइम की यादें सोच रही है, किस तरीके से वो एक वीकेंड संडे मिलता है जहाँ पे उसके हस्बैंड उसके लिए मीट बनाते हैं, तो किस तरीके से ये छोटी छोटी चीज़ों से वो खुशियाँ पा सकती है, वो सब वो सोच रही है। न्यू ड्रेस का जो थीम है वो है एक वुमेन की इनसिक्योरिटी। अब ये शॉर्ट स्टोरी है जिसमें ये क्लियर हो गया कि किस तरीके से एक लेडी अपने लिए ही बहुत गलत गलत सोचती है बिगनिंग से, बट एट दी एंड उसको रियलाइज़ होता है कि अच्छे सोचने से ही हम लाइफ को अच्छे से बिता पाते हैं। 1.6 इनटू द वाइल्ड, ये लेसन लिखा है किरण पुरंदरे जी ने और ये चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 लॉस्ट इन द जंगल, जिसमें ये बताया जाता है कि राइटर टजारी विलेज में रुके हुए हैं और वहाँ से वो जंगल की सैर करने निकले हुए हैं। वो जंगल की सैर करने निकलते हैं, चलते चलते उन्हें अचानक से लंगूरों की आवाज़ सुनाई देती है जो ख्याक ख्याक करके आवाज़ करते हैं। लंगूरों के लीडर जो है वो इशारा देते हैं, सिग्नल देते हैं ख्याक ख्याक, और ये आवाज़ बहुत बढ़ता जाता है। तो राइटर को ऐसा लगता है कि आगे कोई खतरा है। तो ये आवाज़ लंगूर तब निकालते हैं जब लेपर्ड्स आसपास होता है। तो जो राइटर है वो बहुत ही संभल के चल रहे होते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो ये आवाज़ थोड़ी स्लो हो जाती है और राइटर को समझ में आता है कि लेपर्ड यहाँ से चला गया है। वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक इंसान मिलता है, एक पर्सन मिलता है जिसका नाम है राजू। थोड़ा ऑलरेडी अलर्ट था क्योंकि उसने भी उसी लंगूरों की आवाज़ सुनी थी और उसे भी समझ में आया था कि आसपास कहीं पे लेपर्ड है। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, अब वो दोनों साथ में हैं, राइटर को थोड़ा रिलैक्स फील होता है। उसे ऐसा लगता है कि एक से भले दो, मेरे साथ कोई है इस जंगल में, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो वो आगे बढ़ते जाते हैं साथ में। आगे बढ़ते बढ़ते एक रास्ता जो है वो 2 रास्तों में डिवाइड होता है। आगे से कनेक्टेड 2 रास्ते हैं, एक साइड से राजू जाता है और एक सीधे रास्ते से राइटर जाते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, वो एक ट्री जिसका नाम था महुआ ट्री, वहाँ पे जाके पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद उन्हें समझ में आता है, उन्हें रियलाइज़ होता है कि वो रास्ता भूल गए हैं, वो पिट्टेजारी विलेज का रास्ता भूल गए हैं। तो तब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है क्योंकि सूरज ढल रहा होता है। वो एक ऐसे पेड़ की तलाश में है जहाँ पे वो चढ़ जाएं, जहाँ पे वो रिलैक्स कर पाएँ और कोई भी जानवर उनके ऊपर अटैक ना करे। बट उन्हें ऐसा कोई पेड़ नहीं मिलता, ऐसा कोई ट्री नहीं मिलता है। वो थोड़ा टेंशन में आने लगते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझ पर अटैक ना हो जाए। ऐसा करते करते वो जब वो आगे बढ़ते हैं, उनके पास 2 बैग हैं। एक बैग में उनके पास खाना है और दूसरे बैग में कैमरा है। उन्हें भूख लग रही होती है बट वो खाना खाने की इच्छा उन्हें नहीं होती है क्योंकि उस टाइम पे वो थोड़ी डिफ़िकल्टी में होते हैं। एडवेंचरस जर्नी चालू है उनका। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें हिलॉक्स दिखाई देते हैं, मतलब छोटे छोटे पहाड़। तो वो पहाड़ों के ऊपर चढ़ते जाते हैं। जैसे वो आगे बढ़ते हैं तो एक पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद उनको दूर से कोई विलेज दिखाई देता है और वो देखने के बाद उन्हें लगता है कि अरे ये तो पिट्टाजारी विलेज है, और वो देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं।
जाते हैं। वो जल्दी से उस विलेज की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो उस विलेज की तरफ जाते हैं तो उनका कोई डॉग भौंकने लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि डॉग उनका वेलकम कर रहे हैं। वहाँ पहुँचने के बाद वो एक बाथ लेते हैं, खाना खाते हैं पेट भर के, और एक चारपाई के ऊपर लेट के तारों की तरफ देख के वो बात करते हैं और खुद से ही ये बोलते हैं कि क्या मैं लकी था कि मैं इतना एडवेंचरस जर्नी के बाहर निकल आया, क्या मैं लकी हूँ कि मुझे इतनी एडवेंचरस जर्नी करने को मिली। इस जंगल के बाहर भी एक जंगल है जहाँ पे हम गुम हो सकते हैं, जहाँ पे हम लॉस्ट हो सकते हैं। पार्ट 2 का नाम है ट्रैकिंग द पैंथर ऑफ नागरहोल। अब ये जो है इस शाज जंग के बारे में बताई गई रियल स्टोरी है, जो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी है और सिनेमेटोग्राफर भी है। सिनेमेटोग्राफर मीन्स वीडियोग्राफर। वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, बिग कैट्स की फोटोग्राफी करते हैं। हम तो जो डिस्कवरी पे 2 या 5 मिनट का वीडियोस देखते हैं या जो फोटोज़ देखते हैं वो हमें 2 या 5 मिनट ही लगते हैं, बट उस 5 मिनट के वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होते हैं। ट्रैक करना पड़ता है बिग कैट्स को, वाइल्ड एनिमल्स को ट्रैक करना पड़ता है, उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, वीडियो लेना पड़ता है। ये इसके बाद जाके हम उन्हें देख पाते हैं। तो वो एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन सीकर भी है, मतलब इंसान और जानवर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जिसके वजह से वाइल्ड लाइफ ख़त्म हो रहा है, तो वो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए भी वो काम करते हैं। वो नागरहोल के जंगल में काम करते हैं, जिन्हें राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोला जाता है। वो या तो नागरहोल के जंगल में पाए जाते हैं या तो साउथ अफ्रीका में। अगर वो दोनों जगह नहीं है तो वो किसी एग्जीबिशन में अपने टैलेंट को शोकेस कर रहे होते हैं, तो अपनी फ़ोटोग्राफीज़ को शोकेस कर रहे होते हैं। तो शाज जंग ने बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफीज़ ली हैं जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हुए हैं। उनकी जर्नी एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट से स्टार्ट होती है। उन्हें याद आता है जब वो आगे बढ़ते हैं, जब वो जाते हैं तो उन्हें याद आता है कि 2 लेपर्ड्स, उनकी जर्नी स्टार्ट होती है 2 लेपर्ड्स से जिनके उन्होंने बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ्स खींचे हैं, जिसके बाद वो फेमस हो गए। 2 लेपर्ड उन्हें दिखते हैं एक ब्लाइंड टर्न लेने के बाद। तो वो 2 नागरहोल के जंगल्स में एक ब्लाइंड टर्न लेने के बाद उन्हें 2 लेपर्ड दिखते हैं, एक ओल्ड और एक यंग। तो ओल्ड लेपर्ड है वो टायर्ड दिखता है और दूसरा यंग लेपर्ड जो है वो एक्टिव है, फुल एनर्जी के साथ। बट उस टाइम पे शाम हो गई थी तो उन्हें वो सीन वहीं पे छोड़ के जाना पड़ा। जैसे ही अगली सुबह हुई तो उस जगह पे वो वापस आए तो वहाँ पे उन्हें यंग लेपर्ड दिखा जो पहाड़ की ऊंचाई पे बैठा हुआ था और उसके मुंह पे खून की बूंदें टपक रही थी उसके मुंह से, और पूरा मुंह खून से भरा हुआ था, जिससे पता चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसकी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है, उसने कोई जंग जीती है और अब वो यहाँ का राजा है, ऐसा उसने फाइट जीती है, ऐसा लग रहा था। वहाँ पे उन्होंने ऐसी फोटोग्राफ्स खींची जो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो वो शाज जंग के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था। ऐसा लग रहा था कि वो लेपर्ड किंग ऑफ द जंगल है। अब जो शाज जंग है उनको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिला इन फोटोग्राफ के बाद, वो ज़्यादा फेमस हो गए, बहुत सक्सेसफुल हुए। अब यहाँ पे उन्होंने लिमिट नहीं किया, जब वो आगे बढ़ते रहे तो उन्होंने ब्लैक पैंथर का भी फ़ोटो लेना स्टार्ट किया। उन्हें ब्लैक पैंथर मिले, बहुत बड़े बड़े बिग कैट्स मिले। बिग कैट्स लायन, टाइगर, लेपर्ड्स को बोला जाता है। ब्लैक पैंथर ढूंढना इतना ईजी नहीं है, बट उन्होंने एक ब्लैक पैंथर की सिनेमेटोग्राफी की थी, उसका वीडियो, उसके बिहेवियर को रिकॉर्ड किया था, जिससे उनको ये सीखने मिला, एनिमल से भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। उन्होंने खुद ब्लैक पैंथर से पेशेंस और हार्डवर्क सीखा था। अब जो शाज जंग है उनकी जर्नी यहाँ पे फोटोग्राफी तक ख़त्म नहीं होती है। उन्होंने एक BCRTI को फॉर्म किया, बफर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया को फॉर्म किया, जिसमें वो विलेजर्स को एडुकेट करते थे कि वाइल्ड लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट है, ताकि विलेजर्स वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना पहुंचाए और खुद की सुरक्षा भी कर पाए। क्योंकि जंगल में और विलेज में एक बाउंड्री थी, कोई दीवार नहीं थी, जिससे जो लेपर्ड्स हैं, जो जानवर है, वो विलेज में आ सकते हैं। हम सुनते हैं ना लेपर्ड घुस गया सिटी में, दरअसल लेपर्ड नहीं घुसता है विलेज या सिटी में। हमने अपना सिटी और विलेज उनके जंगलों में बनाया हुआ है। तो इसी तरीके से एक पर्सन मडेगौड़ा ये वही पर्सन है जो पहले जानवरों से बहुत नफरत किया करता था, क्योंकि उसके फील्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था जानवरों ने। फिर शाज जंग की ये ट्रस्ट ने उसे नॉलेज दिया, उसे एजुकेट किया, वाइल्ड लाइफ इंपॉर्टेंस बताया। अब वो इतना कैपेबल है, अब उसे सब कुछ पता है वाइल्ड लाइफ के बारे में, और वो नॉलेज गेन करने के बाद वो खुद के खेतों को बचा भी सकता है और टूरिस्ट को गाइड भी कर सकता है, टूरिस्ट को घुमा भी सकता है, उन्हें नॉलेज भी प्रोवाइड कर सकता है, अपने नॉलेज शेयर करके, और अर्न कर सकता है। इस तरीके से उनका एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा और वाइल्ड लाइफ की भी सुरक्षा हुई।
तो ये था स्टोरी लेसन का। लेसन नंबर 1.7 जो लिखा है पीको अय्यर ने, उन्होंने वाई वी ट्रैवल में बोला है कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। बेसिकली अलग अलग रीजंस दिए हैं और वो ये बोलते हैं कि ट्रैवल जब हम करते हैं तो हमें हमारे अजम्पशंस घर पे भूलने चाहिए। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पर्टिकुलर जगह पे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ठंड बहुत होती है। जैसे सपोज अगर आप दिल्ली घूमने जा रहे हो, आप कभी गए नहीं हो, बट आपको किसी ने बोला वहाँ का पानी अच्छा नहीं है, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है और ठंड बहुत है। अगर आप ये सारी चीज़ें पहले से ही सोच के जाओगे तो आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। वो ये कहते हैं कि ट्रैवलर और टूरिस्ट में एक स्लाइट डिफरेंस है। टूरिस्ट वो है जो हमेशा कंप्लेंट्स करता रहता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ घूमने जाओ, ये यहाँ पे ये कमी है, वहाँ पे वो कमी है, और वो पूरी तरीके से इंजॉय नहीं कर पाता। बट वेरएज ट्रैवलर जो है वो कंप्लेंट्स नहीं करता, वो हर एक जगह जैसी है उसको एक्सेप्ट करता है और इंजॉय करता है। तो ट्रैवलर और टूरिस्ट में ये फ़र्क रहता है। वो ये कहते हैं कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम वक्त को पीछे छोड़ देते हैं। मतलब जो समय हम ट्रैवल करते हैं वो समय लाइफ का हम कभी भूलते नहीं हैं। उस समय में टाइम बहुत धीमे हो जाता है और हम लाइफ को पूरी तरीके से इंजॉय करते हैं। और हम ट्रैवल करते हैं ताकि हम पास्ट की सारी बातें भूल के एक इंजॉय कर पाए, लाइफ को इंजॉय कर पाए। जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो हमारे माइंड से लेबल्स हट जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉय है पर्टिकुलर कंपनी में, अगर कोई डेजिग्नेशन पे एम्प्लॉय है, अब वो एम्प्लॉय यहाँ के लिए वो एक एम्प्लॉय है, एक पर्टिकुलर रिलीजन या पर्टिकुलर कास्ट का बंदा है, बट अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है घूमने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, उस थोड़े टाइम के लिए उसके दिमाग से वो टैग, उसका कास्ट, रिलीजन सब भूल के वो सिर्फ एक ट्रैवलर, एक टूरिस्ट बन के रह जाता है जिसमें वो पूरी तरीके से इंजॉय करता है। तो बेसिकली उन्होंने वाई वी ट्रैवल में अलग अलग तरीके से ये बताया कि हमें ट्रैवल क्यों करना चाहिए। हम ट्रैवल करते हैं खुद को पाने के लिए और खुद को खो जाने के लिए, उस समय में खुद को खो देने के लिए और खुद को पाने के लिए। तो इस तरीके से उन्होंने वाई वी ट्रैवल में अलग अलग रीजंस बताए हैं कि हम ट्रैवल क्यों करते हैं। 1.8 वॉयजिंग टूवर्ड्स एक्सीलेंस, ये लेसन लिखा है अच्युत गोडबोले ने। इस लेसन में अच्युत गोडबोले बताते हैं कि जब वो छोटे थे तब उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा पुअर थे, बट आज वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे पोजीशन पे हैं। वो हमें उन्होंने अपनी जर्नी बताई है। तो वॉयजिंग का मतलब है जर्नी, किस तरीके से उनका जर्नी उन एक्सीलेंस के तरफ, अचीवमेंट के तरफ बढ़ा, नॉलेज के तरफ बढ़ा। वो कहते हैं इस लेसन में कि हमें लाइफ में हम कितने भी हो, कोई भी स्टेज पे पहुंच जाए, कितना भी नॉलेज गेन कर ले, बट हमें स्टडी करना नहीं छोड़ना चाहिए, नॉलेज गेन करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब वो छोटे थे तो उनके घर पे बेसिक एमिनिटीज़ तक नहीं थे, बट जैसे वो बड़े हुए तो तब जाके उन्होंने अपनी मेहनत से एक पोजीशन हासिल की। जब वो कॉलेज पहुँचे उस टाइम पे उनको वॉच और घर पे डाइनिंग टेबल आया, तब तक उनके घर पे ये सब भी नहीं था, गैस स्टोव वगैरह भी नहीं था। तो किस तरीके से उन्होंने अपना लाइफ स्पेंड किया। उनके घर पे कुछ ग्रेट लोग आया करते थे, ग्रेट म्यूजिशियंस, ग्रेट राइटर्स, पोइट्स आया करते थे जो बहुत अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, वैल्यूएबल बातें किया करते थे, और उनका भी जो ध्यान है वो उसमें रहता था। ऑल्दो उन्हें सब समझ में नहीं आता था तो भी वो उनकी बातों से इम्प्रेस हुआ करते थे और वो इंटरेस्ट लिटरेचर और म्यूज़िक में बढ़ने लगा। अब उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी, उन्होंने अपनी स्टडीज़ मराठी में की हुई थी, बट वो बहुत ही ज़्यादा होशियार थे। उन्होंने सोलापुर छोड़ के मुंबई आए वो आईआईटी का एडमिशन लेने के लिए। तो उन्हें जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना था वो भी एग्जेम्प्टेड था, उन्हें पता नहीं था, इसलिए उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और टॉप किया। अब वो आईआईटी में जब एंटर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सारे स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद टीचर्स सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। तो पहले वो डर गए। वो जब आईआईटी में एंटर हुए, एक सीट पे बैठे हुए थे, कैंटीन में बैठे हुए थे, वहाँ पे उनका सीनियर ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत टांग खींची, और उस टाइम पे उन्होंने सोचा कि वो सब छोड़ के चले जाएंगे। जैसे ही वो आगे बढ़े तब उन्हें स्टक हुआ कि मैंने जब इतना आगे बढ़ा हूँ, यहाँ तक आया हूँ, तो मुझ में ऑब्वियसली कोई बात होगी, तो मैं ये सब छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो वो अपने माइंड में प्लान बनाते कि इतनी छोटी सी तो बात है, इंग्लिश ही तो सीखनी है, मैं सीख लूँगा। और कुछ ही महीनों में वो इंग्लिश सीख लेते हैं, न्यूज़पेपर्स रीड करके, मिरर के आगे खड़े होके, एटिमोलॉजी सीख के, मतलब सारी चीज़ें सीख के, वो सारी चीज़ें करके वो इंग्लिश सीख लेते हैं। और आज वो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं एमएनसी कंपनीज़ में, बहुत जगह पे घूमते हैं और
मौका नहीं छोड़ते कि वो किसी से ना सीखे। उन्होंने एक इतना अच्छा ग्रुप बना लिया था जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल थे, मतलब उनके फ्रेंड्स स्काई के अंदर जो भी है सारा नॉलेज रखते थे और इस तरीके से वो लोगों से नॉलेज गेन करते रहते थे और उसके लिए ग्रेटफुल होते थे। इस लेसन की हेल्प से वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि आप सीखना कभी मत छोड़ो। अब उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया था इंजीनियरिंग में, अपना बहुत अच्छा पोजीशन बना लिया था, बहुत अच्छा सक्सेस अचीव किया था। अब वो इंजीनियरिंग छोड़ के राइटर बनना चाहते थे, जो हमेशा से वो चाहते थे। उन्हें बहुत अच्छे ऑफ़र्स भी आए थे, बट उन्होंने वो ऑफ़र्स ठुकरा दिए और वो ये चाहते थे कि वो राइटर बने। अब उन्होंने मराठी में लिखना स्टार्ट किया और उनके जो बुक्स थे वो लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया करते थे। जो मैथमेटिक्स के ऊपर वो बुक लिखते थे उससे मैथमेटिशियंस लोग बनते थे। अगर वो कोई ऐसा बुक लिखते थे मोटिवेशनल बुक, तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने डिसाइड किया कि वो सुसाइड करेंगे, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट छोड़ दिया जस्ट बिकॉज रीड करके मोटिवेशन जो उनको मिला उससे उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट तक छोड़ दिया और होपफुल बन गए। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे और बहुत सारे लोग मोटिवेट भी हुए, जिससे उनको ये फील हुआ कि उनको मकसद मिला है कि अगर हमें लाइफ मिली है तो हमें उस लाइफ में किसी न किसी का भला करना चाहिए, किसी न किसी का फ़ायदा करना चाहिए। आई होप आप लोगों को सारे लेसन्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको पोएम्स एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।